गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, बराबर है कि नहीं? अब हम लोग आगे का पढ़ते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है अब हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सीक्वेंशियल रिएक्शन। सबसे पहले सीक्वेंशियल रिएक्शन होती क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन। सपोज करिए, पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए एक ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 स्टूडेंट हैं। आप ही लोगों में से कोई 5 जने हैं, लाइन से बैठे हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है कि एक पेपर जो है वो पास करवाना है। मैंने दिया ए को, बराबर है, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, बराबर है कि नहीं? सी ने किसको दिया? डी को, और डी ने फिर लास्ट में जाकर के किसके तक पहुंचाया? ई तक। तो ये क्या है, तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है जिसके अंदर पेपर जो है वो लगातार पास हो रहा है, बराबर है कि नहीं? बोलो, ये समझ में आएगा? नहीं, बेसिक एग्जांपल है कि मैंने बस पेपर को बनाया, मैंने पेपर जो है वो एक सीक्वेंस में पास किया कि इसके बाद ये बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद पेपर इसको ट्रांसफर होगा, उसके बाद जैसे ए से किसके पास ट्रांसफर हुआ? बी के पास, बी से किसके पास ट्रांसफर हुआ? सी के पास, सी से किसके पास ट्रांसफर हुआ? डी के पास, और डी से ई के पास, बराबर है। चलिए अब बात करते हैं कि ये यहां पर सीक्वेंशियल रिएक्शन किस हिसाब से है। देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। सीक्वेंशियल रिएक्शंस बेटा बिल्कुल से जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसी टाइप से है कि तुम्हारे पास जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ए, जिसमें तुम्हारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, वो मिलकर के क्या करते हैं? क्या बोला मैंने? तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट्स, अभी के लिए मैंने माना 2 रिएक्टेंट्स ए और बी, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? सी बनाते हैं, साथ में बना रहे हैं डी, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि जो सी है, जैसे ही सी बना, वो तुम्हारे पास किसी ई के साथ, ये ऑलरेडी रिएक्शन में प्रेजेंट है, वो ई के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? एफ और जी। समझ रहे हो कि नहीं? क्या बोला कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें इनिशियली रिएक्टेंट्स थे ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करें और उससे किसका फॉर्मेशन हुआ? सी का और डी का फॉर्मेशन हुआ, बराबर है। और जैसे ही सी का कुछ अमाउंट बना, वो जो सी है वो किसके साथ? तुम्हारे पास ई के साथ मिल करके तुम्हारा दूसरी रिएक्शन को आगे एक और रिएक्शन होने लगी एक सेम टाइम के ऊपर, और एफ और जी का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लो यहां पर भी जो एफ बना वो तुम्हारे पास किसी एच के साथ, मान लीजिए लो 2, 3, ऐसे ही मैंने कुछ कोफिशिएंट लगा दिए बैलेंसिंग के लिए। मान लीजिए ये भी 2 लगा दिया, तो ये इसके आगे 5 लगा देते, चलो इसके आगे मैंने 4 लगा दिया, फिर यहां पे मैंने 4 लगा दिया, ये 2, ये मान लो 7, ये 5, कुछ भी कोफिशिएंट लगा रहा हूं, 2f, 3h, इससे मिलकर के बन रहा है मान लो 8i, बराबर है कि नहीं? तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर कि तुम्हारे पास 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के प्रोडक्ट बनाया, और जो प्रोडक्ट बना वो तुम्हारे पास दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास 2 अलग अलग रिएक्शंस, 2 या फिर 2 से ज्यादा अलग अलग रिएक्शंस एक टाइम पर हो रही है, बराबर है कि नहीं? और तुम्हारे पास उन दोनों रिएक्शंस के अंदर कम से कम एक जो सब्सटेंस है वो कॉमन है, और जो सब्सटेंस कॉमन है दोनों तुम्हारे पास अलग अलग रिएक्शंस में, वो क्या है कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन के लिए एज ए किसकी तरह काम कर रहा है? रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। समझ में आएगी नहीं? तो सबसे पहले तो क्या होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन, उसके बारे में लिखिए फटाफट। सीक्वेंशियल रिएक्शंस आर, लिखो, सीक्वेंशियल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, sequential reactions are those reactions
those reactions in which two or more reactions take place simultaneously। बराबर है कि नहीं? तुम्हारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा तुम्हारी जो रिएक्शंस होती हैं वो साइमल्टेनियसली अकर होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शंस। बराबर है कि नहीं? बेटा मैं बार बार पूरा डेफिनेशन लिखूं उससे बढ़िया ना डिक्टेट कर दूं, उसको लिख लो तो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, उसमें क्या है टाइम बहुत लगता है, पूरा लिखूंगा मैं उससे टाइम बहुत चला जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2। In these kind of reactions, product of one reaction and reactant of another reaction are common। क्या तुम्हारे पास वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है तुम्हारे पास किसी एक रिएक्शन का और दूसरी रिएक्शन का कोई एक रिएक्टेंट, बराबर है कि नहीं, वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। किसमें? तुम्हारे सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3। लिखो, in such kind of reactions इंफॉर्मेशन अबाउट, ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है बेटा ध्यान से सुनना, जो रिएक्टेंट्स इनिशियली जो पहली रिएक्शन होती है उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बारे में जनरली हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो लास्ट तुम्हारे पास फाइनल जो रिएक्शन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना उनमें से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। बराबर है कि नहीं? या फिर उल्टा भी हो सकता है, ऐसा तुम्हारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंदर पूछा जाता है। तो लिखो, in these kind of reactions information about the reactants are given and information regarding final products is asked and vice versa मतलब कि तुम्हारे पास इनिशियली रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया गया और तुमको फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा। हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और इनिशियली रिएक्टेंट्स के बारे में पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, अब चलिए इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है उसके ऊपर आते हैं। चलिए काम करते हैं, इनको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। जो मैंने बताया लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट और जो बिल्कुल से बेसिक कंसेप्ट है बस उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, मान लीजिए तुम्हारे पास यही, इसी को एग्जांपल की फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लो, यही है तुम्हारे पास एग्जांपल नंबर 1। इनिशियली इफ 5 moles of A and 10 moles of B are taken, then calculate
देन कैलकुलेट maximum number of moles of कौन है लास्ट फाइनल प्रोडक्ट I of I can be formed। और तुमको तीन जो सीक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई है वो क्या है, 2A plus 3B कन्वर्टिंग इनटू 5C plus 4D, ऐसे ही 4C plus 2E उससे क्या बन रहा है 7E plus 5G, और जो थर्ड रिएक्शन है वो है तुम्हारे पास 2F plus 3H is converting into 8I, बराबर है। ओके, देन मान के चलो कि सारी की सारी रिएक्शंस क्या है, तुमको ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ऑल आर बैलेंस्ड इक्वेशंस। ठीक है, सारी की सारी कैसी इक्वेशन है बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, 8I का फॉर्मेशन, सॉरी I के नंबर ऑफ कितने मोल्स बन सकते हैं मैक्सिमम, इस चीज को निकालना है। तो देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, कहां पे लिखूं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। फटाफट क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन को ऊपर का क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता है, इधर से मिटा दूंगी, थोड़ा सा मेरे को फ्री स्पेस चाहिएगा, अपनी कॉपी के अंदर भी फ्री स्पेस में लिखना, फटाफट इसको लिख लो। मान रिएक्शन क्या था, 2A plus 3B इज कन्वर्टिंग इनटू क्या 5C plus 4D। ठीक है, देखना ध्यान से क्या है, इसके इनिशियली मैंने नंबर ऑफ मोल्स दिए कितने, 5 मोल, इसके मोल्स कितने दिए 10 मोल। क्या दिए हैं ये इनिशियल मोल्स, क्या दिए बेटा इनिशियल मोल्स। इससे क्या बन रहा है तुम्हारे पास, पूछा किसके बारे में है, दिया ये है और पूछा किसके बारे में है, उसको ध्यान से देखो। अब इसके तक, यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसका जरिया हमको निकालना है, समझने की कोशिश करना। जो दिया इंफॉर्मेशन वो इसके बारे में है और यहां पूछा इसके बारे में है, हाँ है ना, पूछा जो थर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। अब इसका जरिया खोजना है कि कैसे पहुंचे यहां तक, क्या इसका जरिया क्या होगा पहुंचने का, उस चीज को खोजना है। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जैसे सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना होता है, बिल्कुल से वही तरीका होता है। क्या, जो तुम्हारे पास दो रिएक्शंस के अंदर कॉमन होगा बस उसी के ऊपर फोकस करना। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता है, ध्यान से सुनना, जो तुम्हारे पास दो रिएक्शंस में कॉमन हो उसी के ऊपर फोकस करना। सबसे पहले यहां पर जैसे देखिए मेरे पास A और B के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, क्या दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों के मोल्स दिए हैं, तो मैं सबसे पहले किस चीज को कैलकुलेट करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट को। किस चीज को, लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखना बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसके मोल्स कितने हैं 5 अपॉन इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, 5/2 कितना 5/2 2.5। इसके लिए जो रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है 2.5। इसके लिए 10 इसके मोल्स अपॉन इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, 10 अपॉन 3 मतलब 3.33। किसका वैल्यू छोटा है, कौन सा वैल्यू छोटा है, इसके लिए मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्री ए के लिए तुम्हारे पास छोटा है, इसका मतलब ए तुम्हारा क्या है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है कि नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब सब कुछ जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा, सी के जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, ध्यान से सुनना, सी के जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स कितने मोल्स बनेंगे। और अगर सी के मोल्स बनेंगे तभी तो तुम्हारे पास दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी कि नहीं। जब सी के मोल्स बनेंगे तभी तो ई के साथ रिएक्शन करके दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी, और जब यहां से एफ बनेगा तभी जाकर के तुम्हारे पास थर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगी, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना।
बोलो। चलिए, तो अब यहां से हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ए के कितने मोल्स, ए के 5 मोल से सी के कितने मोल्स बनेंगे। देखना कहां से कहां पहुंच रहे हैं, ए से सी तक। ए के 2 मोल से सी के कितने मोल बनते हैं, 5 मोल। 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 5 मोल। क्यों इसके रेस्पेक्ट में डिसाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है कि नहीं। अब देखो इसके 2 मोल से इसके 5 मोल, तो 1 मोल से 5/, 1 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे, 5/2, बराबर है कि नहीं। अगर इसके 5/2 मोल बने, मोल्स कितने हैं इसके 5, तो इंटू 5, मतलब इसके कितने मोल्स बनेंगे, 25/2। इसके जितने मोल्स बने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसके जो मोल्स बने उन मोल्स को यहां पर लिख दो। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये पक्का डाउट आएगा, सर आपने ये क्या किया, यहां पर तो सी का कोफिशिएंट 5 है और यहां पर सी का कोफिशिएंट 4 है, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है क्या बेटा, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है और केमिकल रिएक्शन में कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं। ये तुम्हारे सिंपल स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, समझ में आया कि नहीं। तो हमको किस चीज से बस देखना है, तुम्हारा केवल नंबर ऑफ मोल्स से। हमने यहां पर इसके मोल्स आइडेंटिफाई कर लिए कि सी के कितने मोल्स बने, और जो सी के मोल्स यहां पर बने वही मोल्स आगे की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बराबर है कि नहीं। चलिए अब अगर यहां पे ये सी के, अब देखो ध्यान से, अब हमको किसके ऊपर फोकस करना है, एफ के ऊपर। सी से किसके ऊपर फोकस करना है, एफ के ऊपर। अब देखना ध्यान से सेकंड रिएक्शन में, इसको मिटा देता हूं। 4 मोल सी से एफ के कितने मोल बनते हैं, 7 मोल। 4 मोल सी से एफ के कितने मोल्स बनते हैं, 7 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा, 7/, देखो इसको खुला खुला लिखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, स्पेस कम लगेगा, बराबर है कि कितने मोल्स बनेंगे, 7/4। सी के कितने मोल्स बने, 25/2। तो इतने मोल्स से एफ के कितने मोल्स बनेंगे, क्या करोगे, इंटू 25/2, बराबर है कि नहीं। ये किसके मोल्स आ गए, एफ के। जो मोल्स यहां पर एफ के आए वही मोल्स यहां पर चिपका दो, तो तुम्हारे पास 7/4 इंटू 25/2, बराबर है कि नहीं। ये कितने किसके मोल्स, एफ के। अब एफ का हमको आइडेंटिफाई किसका करना है, आई का। ये रहा आई, एफ से आई पे जाओ, समझा क्या। 2 मोल एफ से आई के कितने मोल बनते हैं, 8 मोल, हाँ है ना। तो 1 मोल से इसका 8/2, या फिर इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, सिंपल सा है। और इसके मोल्स कितने हैं, इतने, इंटू 7/4 इंटू 25/2। अब इसको सोल्व कर लो, जितना भी आएगा। देखो 4 2 8, 8 से 8 कट गया, बराबर है कि नहीं। 25 7 जा होता है 175, 175/2। इतने मोल्स आई के बनेंगे। ये क्या है, मोल्स ऑफ आई फॉर्म, समझे क्या, आसान है, कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है। बस यहां पर देखो क्वेश्चंस में अगर हो सकता है यहां पर मास दे दिया जाए, मास दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, एटम्स दिए जाए, उससे तो तुम लोग वाकिफ हो चुके हो कि हमको क्या करना है, मोल्स ही आइडेंटिफाई करने हैं, हाँ है ना। तो सिंपल मोल्स को आइडेंटिफाई करो और तुम्हारे पास जो 2 रिएक्शंस में कॉमन है बस उन्हीं के ऊपर फोकस करो। यहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स थे तो मैंने क्या किया, एलआर निकाला। एलआर निकालना सिखा चुका हूं पहले, अब एलआर निकाला और जो एलआर है वहां से जो कॉमन है बस उन्हीं को देखते जाओ और यूनिटरी मेथड सोल्व करो और भगवान का नाम लो, ठीक है। और फाइनली तुमको जो निकालना है निकाल लो। अब देखिए एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट इसको नोट करिए 10 सेकंड में।
लिख लिया सबने? चलिए अब इसके ऊपर जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद करो मैंने अभी जो लास्ट पॉइंट लिखाया, थर्ड पॉइंट, उसमें क्या लिखाया? जो थर्ड पॉइंट लिखाया था मैंने, उसमें मैंने क्या लिखाया कि आइदर तुमको रिएक्टेंट से इंफॉर्मेशन देकर के फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, या फिर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देकर के इनिशियली रिएक्टेंट्स के बारे में पूछ सकता है। अभी मैंने क्या किया, रिएक्टेंट्स के बारे में देकर के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, हाँ है ना। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, बस रिएक्शन सेम है, ये लो रिएक्शन मैं अभी भी सेम रख रहा हूं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये लो बेटी के पता चल जाएगा ना कोफिशिएंट से ही। जो थर्ड रिएक्शन है मेरे पास वो है 2F प्लस 5F के बाद जी आ गया H और उससे 8I। ये मेरे पास है थर्ड रिएक्शन। ये है 4C 2E, ये है बेटा मेरे पास 7F और मेरे पास ये है 2G, जी से मतलब भी नहीं है। और सारी की सारी रिएक्शंस क्या हैं? ऑल आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तुमको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या दिया है कि I के 20 मोल्स बनाने के लिए, क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ A are required to form 100 मोल्स, चलो अच्छा नंबर लेते हैं, 100 मोल्स ऑफ I। ए के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि इसके 100 मोल्स बने? क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। इससे पहले वाले में ये देकर के मैंने ये पूछा था, इस बार क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली इसके बोल दे कि इतने मोल्स बनने चाहिए, तो उसके लिए मेरे को इसका कितना मोल का रिक्वायरमेंट होगा मिनिमम, ये बात पूछी है। कैसे सोल्व करना है ध्यान से सुनना। क्या दिया है? 100 मोल्स। किसके बारे में दिया है? I के बारे में। कहां पहुंचना है? A के बारे में। थोड़ी देर पहले ही मैंने यही बताया था कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। इधर से इसको बोलते हैं नीचे उतरना, A से आए C से पहुंचे F से पहुंचे I। ये क्या हो गया? सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, I से पहुंचे F से पहुंचेंगे C और C से पहुंच जाएंगे A पे। ये हो गया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, बस यही है और कुछ नहीं है। तो क्या करोगे अब उल्टा चलना है। अब अगर यहां पे प्रोडक्ट के बारे में दिया, रिएक्टेंट के बारे में पूछा है, तो क्या करोगे? उल्टा चलना है। कैसे? देखो 8 मोल I, कैसे बोलेंगे इसको? 8 मोल I बनता है कहां से? 2 मोल से। 2 मोल किसके? F से। कॉमन जो है उसी को ऊपर नजर रखनी है और किसी के ऊपर नजर नहीं रखना है, बराबर है कि नहीं? चलिए 8 मोल I से कितने मोल बनते हैं F के? 2 मोल। तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 1 मोल कब बना होगा? 2/8 मोल जब रहा होगा, समझे क्या? अभी इसके मोल्स निकालने हैं तो इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, जिसके निकालने हैं उसका ऊपर में आता है कोफिशिएंट। अब इसके कितने मोल्स हैं? 100 मोल्स। कितने बने इसके? 100। तो 100 मोल्स इसके इतने बनाने के लिए इसका कितना जरूरत रहा होगा? इंटू 100। इतने मोल्स F मिनिमम बना होगा, जरूरत पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? 2/8 मतलब 4, 100/4 कितना? 25। ये 25 को ऊपर वाली रिएक्शन में यहां पर चिपका दो, समझे क्या? अब देखना ध्यान से, पहुंचना है A तक, फिर क्या करूंगा? अब उल्टा चला, F से C। कहां से कहां? F से C। अब 7 मोल F बनता है कहां से? 4 मोल C से। 7 मोल F कहां से बनता है? 4 मोल C से। तो 1 मोल कहां से बनेगा? 4/7 मोल ऑफ C, बराबर है कि नहीं? कहां से? 4/7 मोल्स ऑफ C। तो 25 मोल्स कहां से बनेंगे? इंटू कर दो किससे?
25 से, बराबर है कि नहीं? तो ये इतने मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स किसके रिक्वायर्ड होंगे? सी के। थोड़ा सा सोल्व कर लो, 25 फोर जा होता है 100/7, ये किसके मोल्स आ गए? सी के। इसको उठा करके यहां पे चिपका दो, 100/7, हाँ है ना? किसके निकालने हैं? ए के। पहुंच जाओ ए पे। 5 मोल सी बनता है कहां से? 2 मोल ए से। तो 1 मोल कहां से बनेगा? 2/5 मोल से, बराबर है कि नहीं? बोलो, अगर 5 मोल सी बनता है इसके 2 मोल से, तो 1 मोल कहां से बनेगा? 2/5 से। मोल्स कितने बने इसके? 100/7 इंटू 100/7, मतलब थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 2 जा, ये आएगा 40/7। थोड़ा सा रायता हो गया, कुछ भी नहीं है। देखो खुला खुला लिखोगे तो तुम्हारा ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा, एक एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो क्या हुआ? इतने मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स तुम शुरुआत के अंदर रिएक्शन में लेकर के चलोगे, 40/7 मोल्स ऑफ ए, तब जाकर के मिनिमम उतने मोल्स तो ए की जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हारा 100 मोल्स ऑफ आई का फॉर्मेशन होगा। समझे कि नहीं? फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट करो, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, आई होप लिख लिया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है बैलेंस। तुमको ये रिएक्शन दी हुई है कि S8 सल्फर 8 S8 है प्लस 8O2, उससे मिलकर के बनता है SO2, ठीक है? और जो SO2 है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? SO3। ध्यान से देखोगे, दोनों दो तुम्हारे पास रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं? दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखना, पता कैसे चलेगा? सीक्वेंशियल रिएक्शन है। पहली वाली जो रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट है SO2, और जो दूसरी रिएक्शन है उसका जो रिएक्टेंट है, यहां पर देखो कॉमन है, बराबर है कि नहीं? क्या है? कॉमन है। और किसके बारे में दिया है क्वेश्चन में? पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3, मतलब इसका कितना मास बनेगा, विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, ये बात पूछी है। तो एक काम करो, पहले तो वीडियो को पॉज करके अपने से सोल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं यहां पे सोल्व करवाता हूं। तो क्या करना है? S8 के बारे में इसके मोल्स दिए हैं, ये क्या है? इसके मोल्स, S8 के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, इसके बारे में पूछा है। सीढ़ी ऊपर चढ़नी है कि नीचे उतरनी है? नीचे उतरनी है, तो क्या लो, कहां से कहां? S8 से पहले SO2, फिर SO2 से कहां पहुंचोगे? SO3 से, हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, इसके कितने मोल्स? 1 मोल। 1 मोल S8 से SO2 के कितने मोल बनते हैं बेटा? 8 मोल। तो पता चल जाएगा, अब यहां पर मोल भी एक ही है, तो SO2 के कितने मोल्स बनेंगे? 8 मोल्स। जो 8 मोल्स यहां पर बने वही 8 मोल्स यहां पर काम आएंगे, दूसरी रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे, बराबर है कि नहीं? अब यहां पर इस दूसरी रिएक्शन में देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास यहां पर 2 मोल SO2, 2 मोल SO2 से कितने मोल SO3 बनते हैं? 2 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2/2। इसका कोफिशिएंट SO3 का और SO2 का कोफिशिएंट। जिनको कोफिशिएंट की भाषा समझ में आती है कोफिशिएंट से समझो, वरना यूनिटरी मेथड तो शुरुआत से ही बोल रहा हूं मैं मोल कंसेप्ट में। तो क्या 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/2। तो मोल्स कितने हैं इसके? 8 मोल्स, तो इंटू 8, मतलब ये वैल्यू आ गई 8। तो 8 मोल SO3 बना। पूछा क्या है? हाउ मेनी ग्राम। ग्राम, अगर मोल्स पता है, मास निकालना है, क्या करेंगे? मोल्स इक्वल्स टू गिव मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं क्या? देखिए SO3 है, इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1 इंटू सल्फर का 32 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के लिए 16, तो 32 प्लस 43 है ना, ये 48, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 80 ग्राम, बराबर है कि नहीं? देन मास ऑफ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ SO3 फॉर्म्ड,
SO3 का कितना मास बना बेटा, उसके मोल्स कितने बने 8, उसका ग्राम मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर मास बराबर है कि नहीं, ग्राम मोलिकुलर मास कितना है 80 ग्राम, ये लो इंटू 80, 8 8 64, तो 640 ग्राम ऑफ SO3 इज फॉर्म्ड, बराबर है। फटाफट नोट करिए, तब तक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट करो, रोक के। चलिए अब आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, कि तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दी हुई है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, Cl2 प्लस शुरुआत में KOH मिला करके क्या हो रहा है, तुम्हारे पास पहली रिएक्शन हो रही है KCl प्लस KClO प्लस H2O, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या है कि जो तुम्हारे पास यहां पर ये जो KClO है वो फिर आगे और किसमें टूट रहा है, वो तुम्हारे पास KCl और KClO3 के अंदर, ये दूसरा रिएक्शन हो रहा है, जैसे समझे कि नहीं, ये प्रोडक्ट बना फिर वो तुम्हारे पास और किसी में चेंज हो गया, अब ये जो प्रोडक्ट बना वो फिर किसी और में चेंज हो गया, तो क्या हो रही है, 3 अलग अलग सीक्वेंशियल रिएक्शन है। समझ में आएगी नहीं, देखो इसका प्रोडक्ट और इसका रिएक्टेंट सेम है, समझ में आएगी नहीं, देखो कॉमन है, एक का प्रोडक्ट और दूसरे का रिएक्टेंट, तो ये कैसी रिएक्शन है, सीक्वेंशियल रिएक्शन है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है, हाँ, कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 का कितना मास रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम KClO4, इसका कितना मास 1385 ग्राम KClO4 बनाने के लिए Cl2 का कितना मास का जरूरत है, यह बात पूछी है। मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और उसके बारे में पूछा है, क्या करना है, सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, बराबर है कि नहीं, क्या करनी है, सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास दिमाग में क्या आएगा कि यहां पर मास दिया हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए मेरे को KClO4 का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं KClO4 के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं, क्या KClO4 के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा, तुम्हारे पास लो GMM, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, MM GMM बार बार वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पोटेशियम 1 इंटू पोटेशियम का 39 प्लस 1 इंटू 35.5 प्लस कितना 4 इंटू 16, बराबर है कि नहीं, सबको ऐड करो, इन सबको जैसे ही ऐड करोगे ये वैल्यू आएगा एग्जैक्टली 138.5 ग्राम, क्या 138.5। तो अगर मेरे पास इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया तो क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे, 138.5 से डिवाइड कर दो, तो देखो डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डेटा दिया होगा, ये वैल्यू कितनी आएगी 10। मतलब सिंपल सा 10 मोल किसके बने हैं, KClO4। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि 10 मोल KClO4 बनाने के लिए इसके कितने चाहिए, बराबर है। तो क्या करोगे, क्या करना है, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते जाओ, KClO3 जाना है, फिर KClO3 से KClO पे जाना है, फिर KClO यहां पर है उससे Cl2 के ऊपर जाना है, बराबर है कि नहीं। इसके 3 मोल का फॉर्मेशन होता है, कहां से, इसके 4 मोल से, इसका 3 मोल बनता है कहां से, इसके 4 मोल से। तो 1 मोल कहां से बनेगा, इसके 4/3 मोल से, और इसके मोल कितने बने बेटा 10, ये लो इंटू 10, हाँ है ना। तो 10 मोल KClO4 बनाने के लिए KClO3 के कितने मोल्स होने चाहिए, 40/3। ये जो मोल्स हैं KClO3 के उसको यहां पर लिख दो, तो ये 40/3 बराबर है कि नहीं। बस रिएक्शन लिखिए एक एक स्टेप में, क्वेश्चन फटाफट सोल्व होंगे। अब इस 1 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल। इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल, ठीक है। तो तुम्हारे पास 1 बनाने के लिए 3 चाहिए, ओके। तो इतने मोल बनाने के लिए कितने चाहिए, इंटू 40/3। तो KClO के कितने मोल्स
40। KClO यहां पर भी है ऊपर में, यहां पे लिख दिया यही 40 जो यहां से सोल्व किया। कोफिशिएंट के ऊपर मत जाना भाई, ये पहले ही बोला हूं मैंने, पहले ही मैंने बोला कोफिशिएंट के ऊपर मत जाना। अब इसके 40 मोल, इसका 1 मोल बनता है कहां से? 1 मोल क्लोरीन से। कहां से बनता है? 1 मोल बनता है 1 मोल क्लोरीन से। यहां पर इसका तो 40 मोल कहां से बनेगा? 40 मोल Cl2 से। पहला जो पार्ट है वो क्या है? मास पूछा है, बराबर है कि नहीं? मतलब इसका इतना मास बनाने के लिए क्लोरीन का कितने मोल्स चाहिए? 40 मोल्स। निकाल लिया, 40 मोल्स का मास निकालना है। तो तुम्हारे पास क्या करोगे? तो यहां से मास ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा बेटा? मोल्स कितने? 40 और Cl2 उसका मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 कितना? 71। तो इंटू 71 ये कितना आ जाएगा? 0 4 1 4, तो 2840 ग्राम इतना मास क्लोरीन का रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम ऑफ KClO4। अगला क्वेश्चन है, इसी में सेकंड पार्ट भी पूछा है, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। KCl का कितना मास प्रोड्यूस हुआ होगा इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन। ध्यान से देखना, पहली रिएक्शन से KCl बन रहा है, ठीक है, दूसरी रिएक्शन से भी KCl बन रहा है और तीसरी रिएक्शन से भी KCl बन रहा है, हाँ है ना? तो पूछा क्या है? टोटल मास। अच्छा एक काम करो, पहले वाला पार्ट फटाफट नोट करो। देखो इसका एक और तरीका बताता हूं, जो पहले वाला पार्ट हमने सोल्व किया है। फटाफट पहले वाले पार्ट को नोट करो। चलिए देखिए, अब इसके ऊपर हम लोग, कुछ लोगों को अगर ये उल्टा तरीका नहीं समझ में आता है तो उनके लिए एक सिंपल तरीका भी है। ऐसा नहीं है कि उल्टे तरीके ऐसे ही करना है, सिंपल तरीका भी है। कैसे? जैसे देखिए, एक काम करो, फटाफट इसको नोट कर लिया होगा आई होप। इनको मैं मिटा देता हूं, क्या? इनको मिटा देता है। क्वेश्चन में बस हमको ये दिया है, इसके 10 मोल्स, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको इसके बारे में पूछा है। जिसका पूछा है उसका मान लेते हैं x मोल। कितने? x मोल्स, बराबर है कि नहीं? ओके, अब देखना ध्यान से। अब सीधा तरीके से तो जा सकते हैं, सीधे तरीके से जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी आई होप। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 1 मोल। तो x मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? x मोल, बराबर है कि नहीं? ओके, फिर उसी x को यहां पर लिखो। अब इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल से कितने बनेंगे इसके? 1/3 मोल्स, बराबर है कि नहीं? तो x मोल से कितने बनेंगे? इंटू x, मतलब x/3, हाँ है ना? अब वो जो x/3 है उसको यहां इधर चिपकाओ, x/3। अब इसके 4 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं? 3 मोल। तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 1 मोल से कितने बनेंगे? 3/4। मोल्स कितने हैं इसके? x/3 इंटू x/3, हाँ है ना? इतने मोल्स बनने चाहिए। टोटल मोल्स इसके हैं कितने? क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से हमने मोल्स निकाला, वो कितना था? 10 मोल्स। देखो 3 से 3 उड़ गया, तो x/4 किसके बराबर आया? 10 के, मतलब x का वैल्यू 40। देखो यहां से x का वैल्यू आ गया 40। जो उल्टे तरीके से हमने किया था वो भी, उसी से भी आंसर सेम आ रहा है, और अगर उसका x मान करके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, सेकंड पार्ट, इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन। देखो उसको मैं सोल्व करता हूं, एक काम करते हैं, x मान करके, x वाले तरीके से सोल्व करता हूं, दूसरे तरीके से तुम लोग सोल्व करना। अगर x मोल से, इसके 1 मोल से KCl का कितना मोल बनता है? 1 मोल। तो x मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? पहले रिएक्शन से x मोल, दूसरे रिएक्शन में यहां पर x मोल है, 3 मोल से इसके KCl के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। तो 1 मोल से 2/3, और x मोल से कितने बनेंगे? इंटू x, मतलब 2x/3, हाँ है ना?
ओके, फिर थर्ड रिएक्शन में भी KCl बन रहा है कि नहीं? अब देखो 4 मोल KClO3, उससे KCl के कितने मोल्स बन रहे हैं बेटा? 1 मोल। घर वाले याद कर, तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 1/4। इसके मोल्स कितने हैं? x/3 इंटू x/3, हाँ है ना? तो टोटल KCl के कितने मोल्स बने? टोटल मोल्स ऑफ KCl वो कितने हो गए बेटा? x मोल बने कहां से? फर्स्ट रिएक्शन से, प्लस सेकेंड रिएक्शन से कितने मोल्स बने KCl के? 2x/3 प्लस थर्ड रिएक्शन से KCl के कितने मोल्स बने बेटा? x/12। और x का वैल्यू तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था। x का वैल्यू कितना? 40। यहां पर सबको पुट करो और x का वैल्यू आ जाएगा। टोटल मोल्स आ गए। क्वेश्चन में पूछा है टोटल मास। KCl का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे अपने आप से और उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। एक काम करता हूं, अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, चलिए। तो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुन लो। m प्लस x2, उससे क्या बन रहा है? mx2, पहला रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन क्या है? mx2 प्लस x2। x क्या है? कोई कुछ भी हो सकता है, m और x कुछ भी है, ठीक है? उससे मिलकर के बन रहा है m3x8। m3x8 N2CO3 के साथ मिलकर के क्या बन रहा है? NX बन रहा है, CO2 बन रहा है और M3O4 का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ रिएक्शन बैलेंस्ड है, कुछ रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बराबर है कि नहीं? कुछ रिएक्शंस तो बैलेंस्ड है, बाकी कुछ रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ओके, ये सबसे पहले तुमको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास लास्ट, ठीक है? क्वेश्चन क्या था? क्या है तुम्हारे पास? हाउ मच m इज कंज्यूम्ड, कितना m कंज्यूम होगा टू प्रोड्यूस 206 ग्राम। इसका 206 ग्राम NX को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारे पास m का कितना मास कंज्यूम होगा, यह बात पूछा है। यह क्वेश्चन एक तुम्हारे पास होमवर्क है। एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है? दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेंगे। क्वेश्चन क्या है कि Fe प्लस Br2, ये सिक्वेंशियल रिएक्शन तुम लोगों को दिया हुआ है। Fe प्लस Br2 से क्या बन रहा है? FeBr2 बन रहा है। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा? FeBr2 प्लस Br2 से क्या बन रहा है? Fe3Br8 का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो थर्ड है तुम्हारे पास इस टाइप से रिएक्शन दिया है। क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। आयरन का कितना मास रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 2.06 इंटू 10³ kg NaBr। इतना kg NaBr को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मास ऑफ आयरन रिक्वायर्ड है, यह बात पूछा है, ठीक है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और भेजोगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का हम लोग पढ़ेंगे